इंसान ही एक ऐसी स्पीशीज है, दवाई मारती है, बिल्कुल कोई भी जानवर उसे पक्षी वक्षी खाए ना ना, खाए ना, बिल्कुल अगर खाए तो या मर जाए या फिर वो रिप्रोड्यूस ना कर पाए, राइट। बिल्कुल। और उसको फिर खुद खा लेता है। क्या पोजीशनिंग है आज के टाइम में फार्मिंग की और क्या खा रहे हैं हम? मतलब कि बिच्छू के जहर तक को यूज़ करा जाता है कि उस पे वो पर्टिकुलर टाइप का कीड़ा ना लगे, इतना इंटेंस है। वो चीज़ हमारे बॉडी के अंदर जा रही है। आज के टाइम पे मदर के फीटस, मदर की वूम के अंदर भी केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से जो कार्सिनोजेनस एलिमेंट्स होते हैं जो कैंसर देते हैं, वो पाया गया फीटस के अंदर। फीटस के अंदर। तो हमने उगाई गोभी, फूल गोभी, जिसमें सबसे ज़्यादा स्प्रे होता है ना, क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा कीड़े लगते हैं। तो उसमें हमने सिर्फ वर्मी कंपोस्ट डाला, जीवामृत, वर्मी वॉश और नीम का स्प्रे जो मैं आपको बता रहा था जी। और उसमें लिटरली 2 कीड़े भी नहीं मिले किसी भी गोभी में। फॉर एग्जांपल 1 एकड़ का हम सेटअप आपसे लगवा रहे हैं जी। क्या प्रॉफिट की मैं उम्मीद कर सकता हूँ उस जगह से? उसका कोई एंड नहीं है। अगर आप 1 साल इस बिजनेस में टिक गए और आपको मार्केट का पता चल गया ना जी। तो तक आप आराम से कमा सकते। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में। और आज के हमारे इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम करेंगे एक सवाल से। सवाल ये कि जो हम रोज़ खा रहे हैं क्या वाकई वो हेल्दी फूड है या फिर हम जहर निगल रहे हैं? ये सवाल वाकई हमें सोच में डाल देगा, क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूँ फार्मिंग के बारे में। हमारी फार्मिंग में सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया जा रहा है, जिसके वजह से हमारे जो मिट्टी की न्यूट्रिशन वैल्यू है और जो हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। तो मतलब जो हम खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ना के बराबर है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग रेवोल्यूशन ला सकती है, जिसके वजह से आने वाले भविष्य को हम बचा सकते हैं और अपने प्रेजेंट को भी। तो दोस्तों, आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे गेस्ट से जो काफ़ी लंबे समय से ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, उसके बारे में अवेयरनेस ला रहे हैं। वो खुद भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू खेती करके लाखों कमा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम ना सिर्फ हेल्थ की बात करेंगे बल्कि वेल्थ की बात भी करेंगे। कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग से आप अपना फ्यूचर भी बदल सकते हैं और अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इस सभी टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे आज के हमारे गेस्ट मिस्टर मोहक जी से। तो सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में। थैंक यू सर। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। वेलकम सर, वेलकम। आज का टॉपिक मैं अपने ऑडियंस को कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बोल चुका हूँ, बिल्कुल। क्योंकि फार्मिंग है एक ऐसा वर्ड है और एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमारा पूरा फ्यूचर, हमारा प्रेजेंट और हमारा पास्ट डिपेंडेंट रहा है। बिल्कुल। तो इसकी अवेयरनेस होना तो बहुत ज़रूरी है और आपसे बेटर इसके बारे में कोई नहीं बता सकता हमें। पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताइए। जी बिल्कुल। तो मैं शुरू से फार्मिंग में नहीं हूँ ऑब्वियसली। कुछ साल मैंने जॉब करी है इन एमएनसी। आई वाज इनटू एडवर्टाइजिंग एजेंसी, आई वाज इन मार्केटिंग, मीडिया, मिक्स मीडिया। आई वाज डूइंग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, Okay. फ्रीलांस वर्क, वीडियो एडिटिंग, नाइस। ऑल दैट स्टफ। सो बाय प्रोफेशन आई एम अ ग्राफिक कम्युनिकेशन डिज़ाइनर। तो मेरे को मार्केटिंग का शुरू से था थोड़ा बहुत नॉलेज, ओके। एंड आई थॉट कि इसमें कुछ कर सकते हैं। जी एंड प्लस हमारे फार्म लैंड्स थोड़े खाली थे जी एंड हम देते थे उसको लीज पे, ठेके पे, जो जनरली देते जी हैं ना। जी जी बिल्कुल। और वो हमें लग रहा था कि सिर्फ प्लॉट की वैल्यू रह जाएगी एट द एंड, यस, ज़मीन की वैल्यू रह जाएगी, मिट्टी में कुछ बचेगा नहीं। बिल्कुल। और प्लस एक और रीज़न था, हमारी लैंड थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ थी, जैसे Okay. कई जगह झुकाव होता है लैंड में, कहीं यस ऊपर यस होती है। यस यस। तो बारिशों में क्या होता था कि हमारी कटाव पड़ जाता था मिट्टी, तो 10-10, 20-20 लाख की मिट्टी वापस डलवाओ खेत में, राइट। एंड फार्मर्स जिसको लीज पे देते थे, ठेके पे देते थे, वो ट्यूबवेल चला के छोड़ दे कि उनकी ज़मीन है नहीं। जी वो जो खाद पानी उन्होंने डालना है वो एक्स्ट्रा डाल दे कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, जी उनका आउटपुट आना चाहिए। जी तो हमें था कि इसको थोड़ा अपने हाथों में लेके कुछ करा जाना चाहिए इसके जी लिए। जी एंड मेरे को दिखता था कि है मार्केट डिमांड, है फ्यूचर फार्मिंग में, राइट। जी जी जी। सो दैट्स व्हाई आई केम इनटू फार्मिंग। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, क्योंकि आज की यूथ फार्मिंग से दूर जा रहा है।
और आपने एक बैक गियर लगाया और वापस आप फार्मिंग की तरफ गए, बिल्कुल तो मतलब माइंड में क्या चल रहा था? सर, आप ये देखो ना कि यूथ क्यों भाग रहा है फार्मिंग से। क्योंकि जो फार्मर्स को मिलनी चाहिए पोजीशनिंग सोसाइटी में, जो अन्नदाता कहते हैं लोग, जी क्यों कहते हैं, जी और देखते हैं कि उन निगाहों से कोई नहीं देखता। उनको पता है कि किसान है, मतलब होगा बनियान में अपने खेत में कसी लेके लगा हुआ जी होगा, जी धूप में स्ट्रगल कर रहा होगा अपनी लाइफ में, पैसे होगे नहीं उसके पास। जी तो उस नज़र से जब तक देखा नहीं जाएगा ना सोसाइटी में, फैक्ट है। वो होगा नहीं। और जैसे जैसे यूथ आएगा, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, फार्मर्स के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, फार्मर्स की पोजीशनिंग बढ़ेगी सोसाइटीज में, जैसे जैसे चेंज आएगा। बट सर आज के टाइम में बिल्कुल सही कहा आप, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ, क्योंकि फार्मर मेरे ख्याल से जो हमें अन्न दे रहा है, हम जिसकी वजह से हम खा पा रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी ही काम कर पा रहे हैं, उसकी पोजीशनिंग ही हम लोगों ने इतनी डाउन रखी हुई है। आज के टाइम में जिस तरह के केसेस सुनने को मिलते हैं कि लोग नुकसानों की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नो डाउट काफ़ी ऐसे संस्था है, काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो चलाए जा रहे हैं, उन लोगों को प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। जी। तो लोग अब कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके अवेयर हैं, बट स्टिल जैसे कि हमने बैक बिहाइंड द कैमरा हमने बात की थी, तो मैं थोड़ा सरप्राइज था। और मैं चाहता हूँ कि आज इस टॉपिक पे तो आपसे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि क्या पोजीशनिंग है आज के टाइम में फार्मिंग की, और क्या खा रहे हैं हम? सर, शुद्ध भाषा में कहूँ तो कुछ नहीं खा रहे, जहर खा रहे हैं। पेट भर रहे हैं जी और फ्यूचर में डिसीजेस को इनवाइट कर रहे हैं। और अपने फ्यूचर में नहीं, अपनी फ्यूचर जनरेशन्स में भी डिसीजेस डाल रहे हैं ऑटोमेटिकली। जी आप कोई हेल्दी वेजिटेबल या फ्रूट समझ के खाओगे, जी एंड उसमें न्यूट्रिएंट्स हो गए थोड़े बहुत जो उसमें डाले गए हो गए, हो बट सॉइल में इतनी अभी क्षमता रेयरली ही बची है कि वो तुम्हें बढ़िया न्यूट्रिएंट रिच फूड दे सके। जी राइट, तो उसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा कि केमिकल्स को धीरे धीरे कैसे कम करा जाए, कैसे रीजनरेट करा जाए अपनी सॉइल को। हो राइट, तो अब आज के टाइम पे तो एक पीछे न्यूज़ भी आई थी हो कि एक न्यूबॉर्न चाइल्ड में तो होता है आज जी के टाइम पे, मदर की वोम के अंदर भी केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से जो कार्सोजेनस एलिमेंट्स होते हैं, तो कैंसर देता है, वो पाया गया है फीटस के अंदर। फीटस के अंदर। मतलब इस तरह से जहर हमारे बॉडी में फैल चुका है बिल्कुल। कि जो अभी पैदा होने वाला है उसके अंदर भी वो केमिकल पहुंच चुका है। जी, तो ये तो सर बहुत डरने वाली बात है, घबराने वाली बात है। बहुत इंटेंस है सर, मेरे को ये बोलते हुए अभी लिटरली गूज़बम्स आ रहा है। तो सर इसका क्या रीजंस है, मतलब क्यों ऐसा हुआ है? और ये एक अवेयरनेस नहीं है और हमारे बिल्कुल। उसमें, क्योंकि हमें तो घर पे ये बताया जाता है कि अगर आप एक फ्रूट को गर्म पानी में धो लें या उसको अच्छे से वॉश कर लें, तो उसके ऊपर लगा फर्टिलाइजर या केमिकल उतर जाता है। कैसे उतर जाएगा सर? उसे आप डिश वॉशर में डाल के गर्म में भी कर दोगे तो भी नहीं उतरेगा पूरा फर्टिलाइजर्स। इतने सारे केमिकल डेली वीकली होते हैं ना जी वेजिटेबल्स फ्रूट्स पे। हम्म वेजिटेबल्स पे होते हैं मेजरली, फ्रूट्स को तो राइपन करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जितनी लेयर पील की पतली है ना, हम्म, उतना ज़्यादा उसे प्रोटेक्ट करना है। जी अब जैसे गोभी है, उस पर कोई लेयर ही नहीं है, जी उस पर सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर स्प्रे होता है। जी और प्लस सीजनल वेजिटेबल्स ही खानी है हमें। हम्म, हमें कोई नहीं फ्रोजन फूड खाना, जितना तुम उसे प्रिजर्व करोगे उतने केमिकल्स ऑब्वियसली उस पर ज़्यादा डालने पड़ेगा, राइट। बिल्कुल बिल्कुल तो वो चीज़ तो है ही कि केमिकल्स से एट द एंड, मतलब आप ये देखो ना कि इंसान ही एक ऐसी स्पीशीज है जी जो सबसे अपने आप को ऊपर मानती है पूरी साइकिल का, बिल्कुल राइट। बिल्कुल और वो दवाई मारती है जी इस पे सब्जियों पे कि उस पे कीड़े मकोड़े उसे खाए ना, बिल्कुल कोई भी जानवर उसे पक्षी वक्षी खाए ना ना। खाए ना, बिल्कुल अगर खाए तो या मर जाए या फिर वो रिप्रोड्यूस ना कर पाए, राइट। बिल्कुल और उसको फिर खुद खा लेता है। आप सेंस देखो एक उस चीज की कि खुद ही स्प्रे मारी जी, कि और कोई ना खा पाए, और कोई ना खा एंड पाए। देन ही विल हैव इट हिमसेल्फ। बट सर इस चीज़ से ना मेरे को एक छोटा सा आपसे किस्सा शेयर करना चाहूँगा। कुछ 1-2 साल पहले मैं बठिंडा गया था हम्म। शूट के लिए, एंड वहाँ पर मैं एक विलेज में रुका हुआ था। तो क्या हुआ कि हमारी जो लोकेशन थी वो एक फार्म हाउस थी काफ़ी बड़ी। अच्छा। तो हमने वहाँ स्टे किया। हम्म। तो उन्होंने बहुत खातिरदारी की हमारी, क्योंकि
एज ए डायरेक्टर हम लोग थे और हमारी पूरी टीम थी वहाँ पर। राइट। बट वहाँ पर एक हमने पूरी रात बताई, तो हम ऑब्वियस सर गाँव में जाते हैं, जब खुली आसमान को देखते हैं तो मन करता है कि आउट बाहर सोएं, खुली हवा में। खुली हवा में सोएं। बिल्कुल। और उन्होंने भी हमें यही रेकमेंड किया कि सर अच्छी हवा चल रही है, अच्छा मौसम है, बाहर ही हम सोते हैं। बिल्कुल। तो जब हम सुबह उठे तो उन्होंने खुद से ही हमसे एक सवाल किया कि सर कुछ अजीब महसूस हुआ आपको? ओके। तो अक्सर क्या होता है कि गाँव में भूत की इन सब चीज़ों की बातें होती है, हाँ, तो हाँ। कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे आया कि यार कहीं कुछ और मसला तो नहीं है। बिल्कुल। बट मेरे जो एक पार्टनर हैं, जो उनको एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार रात को हमें मच्छरों ने नहीं काटा। अच्छा। और फिर मेरे बैक ऑफ द माइंड आई कि यार वाक़ई ये बात तो नोटिस ही नहीं की मैंने, कि पूरी रात हमें मच्छर ने नहीं काटा। तो वो हँसने लग गए। कहते हैं एग्ज़ैक्टली मैंने आपसे यही पूछना था कि आपको मच्छरों ने काटा रात को? तो मैंने कहा सर इसके पीछे का रीज़न क्या है, मतलब क्यों? क्यों नहीं करता? तो कहता सर हम जिस फार्म हाउस पे रुके हैं ना, उसके आस-पास जितनी भी खेती हो रही है, वहाँ इतना ज़्यादा केमिकल स्प्रे किया गया है कि मच्छर यहाँ तक घुस भी नहीं सकता, एंटर भी नहीं कर सकता। और मच्छर तो क्या, कोई कीड़ा, कोई ऐसी चीज़ एंटर नहीं कर सकती। तो सोचिए कितना केमिकल वहाँ पर अब हुआ। आप तो गए थे कि आज तो खुली हवा में सोएंगे, बढ़िया एंजॉय करेंगे, और सोचो जब मच्छर ही नहीं उधर उड़ रहा, तो आपकी हेल्थ को एक रात में भी कितना वो हो सकता है पीक। बिल्कुल, उस दिन सर एक चीज़ तो बैक ऑफ द माइंड मेरे रियलाइज़ हुई कि यार ये हम ये कर क्या रहे हैं लाइफ में? क्योंकि आप जब आप खेत में होते हो सर, आपने सब्जियां लगी हुई देखते हो, तो हमने भी सब्जियां देखी और हमारा मन किया कि यार हम जब सिटीज़ में रह रहे हैं तो ऐसा फ्रेश फूड खाने को कहाँ मिलेगा। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर हमें ये वेजिटेबल्स अपने घर ले जानी है। ओके। तो उन्होंने बिल्कुल हाथ पकड़ा, कहते नहीं आप ये नहीं ले जा सकते। तो मुझे लगा कि शायद मैंने गलत बोल दिया, ये चीज़ नहीं। कहते नहीं, कहते आपने एक चीज़ नोटिस की, हमने फेंसिंग नहीं लगा रखी, ये ओपन है। अच्छा। तो रात को दिन को कोई इसको फ्रूट, इस वेजिटेबल को तोड़ के नहीं ले जाएगा अपने घर। अच्छा। हमने कहा सर क्यों? कहते इस पे इतना केमिकल स्प्रे है कि कोई गांव वाले सबको पता है ये जहर है, पर आपको हम अलग से देंगे जो हमने अलग से उगाया हुआ अपने है। खाने के लिए उगाया होगा यस। उन्होंने। तो मतलब मैं आपकी जो बात सुन रहा था ना, मैं उसी चीज़ पे आपको ये किस्सा राइट, मेरे को लगता है आप राइट पर्सन हो इस किस्सा शेयर करने के लिए, कि उस पे इतना केमिकल था कि वो खुद नहीं खा रहे, बट वो चीज़ हमारे बॉडी में तो जा रही है। बिल्कुल जा रही है सर। तो क्या लग रहा है कि कब से स्टार्ट हुआ है सर ये, और क्या चल रहा है, इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी अगर आप देना चाहें। ये सर स्टार्ट तो बहुत पहले हो गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपको पता होगा, 1960s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। मकसद बहुत प्यारा था कि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे कंट्री में हमारी, और इतने क्राइसिस चल रहे थे कि यूरिया, डीएपी, केमिकल फर्टिलाइजर्स से शुरू में तो बहुत बढ़िया था कि फसल अच्छी होने लगी, आउटपुट बेटर आने लगा, थोड़े रिसोर्सेज ज़्यादा आने लगे किसानों के पास। बट जैसे जैसे हमारी पॉकेट्स बढ़ रही थी, केमिकल कंपनीज की पॉकेट्स में वज़न बढ़ रहा था, वैसे वैसे हमारी मिट्टी की क्षमता धीरे धीरे लॉन्ग टाइम में कम हो रही थी जी। तो अब आज इतने साल हो गए, 85 साल हो गए, और सोचो कितनी ज़्यादा डिप्लीट हो चुकी होगी हमारी सॉइल की कंडीशन। इतना उसे फोर्स करा गया, मतलब एक तरीके से कि ज़्यादा आउटपुट, और सीड भी उस हिसाब से आ रहे थे मार्केट। अब आज के टाइम पे कोई फार्मर सेल्फ खुद से नहीं कर सकता कि खुद से मैं इस बार फसल के सीड्स बनाऊंगा। अच्छा वो सीड्स खुद से नहीं वो बना सकता। बिल्कुल सर, अब आज के टाइम पे सारे फार्मर्स मार्केट पे ही डिपेंडेंट है सीड्स के लिए। खुद से थोड़ी ना सीड बैंक है, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे वो बेसिकली अपनी क्रॉप में हर सीजन में बेस्ट प्लांट सिलेक्ट करते थे, 20, 30, 100, और उसमें से सीड्स प्रिजर्व करके रखते थे जी। कि नेक्स्ट ईयर जब सीजन का टाइम तो आएगा यही हम तो ये प्लांट करेंगे। जी। तो एक तो रिसोर्सेज आपको नेक्स्ट सीजन में इन्वेस्ट करने ही नहीं पड़े, आपको पैसे देने नहीं मार्केट में बीज भंडार को, खुद का सीड बन गया, सेल्फ कर सकता है कोई भी किसान। मगर आज के टाइम पे सीड्स आ ही ऐसे रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। ओके। अगर मतलब मैं बेसिक पे ना जाके सीधा इंटेंस जाऊंगा ना, तो मतलब कि बिच्छू के जहर तक को यूज़ करा जाता है कि उस पे वो पर्टिकुलर टाइप का कीड़ा ना लगे, इतना इंटेंस है। वो चीज़ हमारे बॉडी के अंदर जा रही है। तुमको वो उसका मकसद ये है कि उस पे कीड़ा ना लगे बेसिकली, जी। मगर वही कीड़े ना खाए और हम वही खा रहे हैं। जी। आज के टाइम पे इतने सारे सीड्स है, जो फ्रूट आएगा उसमें से आप सीड्स वो मार्केट वाले सीड से
अपना सेव नहीं कर सकते उस फसल से सीड। जी अगर आप उसको कर भी लोगे तो वो आपका चलेगा ही नहीं। जो अपना देसी सीड्स हुआ करते थे पहले, जो हमारे प्रिजर्व करते थे एंसेस्टर्स, तो वो आज के टाइम पे रहे ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो उन्हें सेव कर रहे हैं। अब मैं ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करी तो जी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे जो साइंटिस्ट थे जो लेके आए थे सारा रिसर्च वर्क, तो जिन्होंने असिस्ट करा था उनकी खुद वीडियो डली हुई है आज यूट्यूब पे। वो खुद बोल रहे हैं कि मैं सीड्स प्रिजर्व कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को रियलाइजेशन है उस चीज़ के कि मैंने क्या करा है इंडिया में। मतलब ठीक हुआ एक टाइम तक, मगर एट द एंड केमिकल से ऊपर तो उठना ही पड़ेगा ना। जी जो हमारे पूर्वज थे कि हर साल खाद डालनी है, गाय का गोबर डालना है, उसे फिर से स्वस्थ बनाना है मिट्टी को। सोचो 50 साल से केमिकल्स डाल रहे हो बस। जी। तो वो जो आपकी ज़मीन है वो तो डिस्ट्रॉय, उसके जो मिनरल्स हैं तो ख़त्म है। बिल्कुल सर, कुछ न्यूट्रिएंट्स रेयरली ही बचे हैं जो हम खाद डाल रहे हैं, केमिकल्स वगैरह डाल रहे हैं, उसी से जो क्रॉप को फीड कर रहे हैं बेसिकली। जी देयर इज अ स्टेटमेंट कॉल्ड वी आर फीडिंग द क्रॉप्स, वी आर नॉट फीडिंग द सॉइल। व्हेन यू विल फीड द सॉइल यू विल डोंट हैव टू वरी अबाउट न्यूट्रिएंट्स कितने हैं तुम्हारे फ्रूट्स में, तुम्हारे वेजिटेबल्स में, तुम्हारा आउटपुट वैसे ही बढ़िया आएगा। सर, इतने साल से अगर फर्टिलाइज़र यूज़ किया जा रहा है हमारी धरती पे, सॉइल पे, अगर फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं, तो आज कंडीशन क्या है? आज के टाइम पे सर कंडीशन इतनी बेकार है कि अगर हम आज नहीं सुधरे ना तो हम लिटरली पछताएंगे। आज के टाइम पे धरती इतनी खराब हो चुकी है ना कि आप उसमें बिना फर्टिलाइजर्स के कुछ उगा भी नहीं सकते। और ये हर किसान को रियलाइजेशन है कि नहीं है? बताओ कमेंट्स में। सही बात आपकी है, मिट्टी सही बात। जो 30 साल 50 साल पहले थी उसके कितने परसेंट आउटपुट दे देगी आपको बिना यूरिया डीएपी केमिकल्स के? यस। तो सर कुछ नहीं बचा है मिट्टी में। जी नहीं सकते किसान बिना फर्टिलाइजर्स के। मैं एग्जैक्टली सर इसी पॉइंट पे आ रहा था कि नो डाउट कि हम अपनी ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं, हम क्रॉप्स पे केमिकल यूज़ कर रहे हैं, बट एक किसान के लिए आज के टाइम में सर्वाइव करना, क्योंकि वो लोन लेके क्रॉप्स खरीदता है, फर्टिलाइजर्स खरीदता है, क्योंकि नो डाउट ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ये ज़मीन जो ख़राब हुई है कि हमारे पूर्वजों से चलती आई और हम तक पहुँची है, और शायद मे भी हम और ख़राब करके फ्यूचर जनरेशन को छोड़े ही ना। बिल्कुल। पर मेरा सवाल ये है कि अगर एक किसान जो कि डिपेंडेंट है पूरा फार्मिंग पे, और वो फर्टिलाइज़र के बेस पे ही इतना फसल उगा पा रहा है और मार्केट में बेच पा रहा है, जहाँ की उसको वो एग्जैक्ट दाम भी नहीं मिल रहा, बिल्कुल। तो विदाउट फर्टिलाइज़र तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे सर? कर तो पाएंगे, मगर हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा एक नए पहलू से। हमें शुरुआत यूरिया और डीएपी के कट्टे मिल रहे हैं मार्केट में इससे नहीं करनी है। जी हमें अपनी फसल के बारे में नहीं सोचना है, हमें सॉइल के बारे में, अपनी मिट्टी के बारे में जो मर चुकी है ना आज के टाइम पे, उसको वापस से जिंदा करने के बारे में सोचना है, उससे उससे रीजनरेट करने के बारे में सोचना है। तो उस चीज़ के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा वो जो पूर्वज हमारे कार्य करते थे। जी गाय का गोबर यूज़ करना, गौमूत्र से, गुड़ से, और 3-4 चीज़ों से जीवामृत बनता है एक। बहुत ऑर्गेनिक ओके। फार्मिंग के बारे में जिन्हें पता है। उस जो पेस्ट रिपेलेंट्स की बात रही, अगर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स फ्रूट्स पे लगते हैं, प्लांट्स पे लगते हैं, तो नीम की इतनी सारी स्प्रेज बनती है। नीमास्त्र होता है, अग्नियास्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र होता है। ओके। सब कुछ है ऑनलाइन। ओके। अगर कोई जानना चाहे तो बिल्कुल जान सकता है, कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि खाद के कट्टे मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कि कल से ही डालना बंद कर दो, मगर कभी तो कभी करना ही पड़ेगा ना। हर साल एक कट्टा बढ़ाना तो है नहीं हमें। यस। तो धीरे धीरे एक एक कट्टा कम करो। एक साल में शायद 1 या 2 ही कट्टे कम कर पाओ पूरे साल में, तो मगर स्टार्ट तो करो कम करने। कब तक बढ़ाते जाओगे? तो साथ साथ वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद, गोबर की खाद, जीवामृत वगैरह का यूज़ करना स्टार्ट करें सॉइल पे। जी ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग की जितनी प्रैक्टिसेस होती है तो उसकी तरफ थोड़ा हमें जाना चाहिए। जो आप हम जहाँ से देख पाते हैं, क्योंकि फार्मर्स को नो डाउट आपकी बात पूरी तरह से क्लियर होगी ये चीज़ कि वो क्या कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपसे रिलेट कर पा रहे हैं। बट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं एक अवेयरनेस, क्योंकि कहीं ना कहीं फार्मिंग अपनी तरफ तो खींचती है, बट मैंने मार्केट में देखा है कि दो तरह के वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं। एक है
जो नॉर्मल हम सब्जी मंडी से उठा के लाते हैं, और एक है ऑर्गेनिक के नाम पे एक अच्छी सी बड़ी सी शॉप पे रखा गया। या फिर कई बार तो मुझे खुद एक मैसेज आते हैं कि अगर आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स चाहिए या फ्रूट्स चाहिए तो आप हमसे डायरेक्ट मैसेज कीजिए और या फिर कांटेक्ट कीजिए, हम आपके घर तक पहुंचाएंगे आपको। तो क्या वो ऑर्गेनिक होते हैं? मतलब सर बहुत ही ये कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकता है आपका क्वेश्चन कि जो ब्लिंकिट पे आजकल चल रहा है जी, कि जी। ऑर्गेनिक खाओ, ऑर्गेनिक यस। इतनी इजीली जो अवेलेबल हो जाती है ना चीज़, वो आपको ही पता है कितनी अच्छी होती है कितनी नहीं अच्छी होती है। 100%। अब ऑडियंस जा सकती है कमेंट्स में और चेक कर सकती है ब्लिंकिट पे कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होती है उस पे, उसमें क्या सर्टिफिकेटेड वो अप्रूव्ड है। ऑर्गेनिक अगर देखो कि इतने 0.3% होता है नॉर्मल कार्बन जो होता है, ओके। ऑर्गेनिक फार्म्स में 3 से 4% तक ऑर्गेनिक कार्बन होता है, क्योंकि आप मार नहीं रहे ना मिट्टी को, आप वापस उसे रीजनरेट कर रहे हो। तो मैं तो मतलब प्रेफर करूँगा कि जो एक जैसे फैमिली डॉक्टर होता है ना, जी। बीमारियां हो रही है, डॉक्टर चाहिए कि अपनी अच्छे से एडवाइस करे, जो 100%। लॉयल हो हमारे से। 100%। तो वैसे फैमिली फार्मर भी होना चाहिए हर घर में। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, पर मतलब ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे कर सकते हैं हम लोग? सर एक टाइम के बाद ना पता चल जाता है खेत में। आप खेत की मिट्टी ज़रा सी उठा के देखो, उसमें केचुए है, केचुए नहीं है, उसकी स्मेल कैसी है, जी, उस पे फल सब्जियां कितने लहरा रहे हैं, खिल रहे हैं। जी, जी, जी। उससे नहीं होता है सब कुछ। केमिकल्स डालोगे तो आपको पता है, आपने पंजाब में कितनी अच्छी अच्छी सब्जियां देखी है, 100%। मगर वो ज़रूरी नहीं है कि अच्छी सेहत के लिए भी हो हमारी। 100%। तो वो धीरे धीरे जाके मतलब ऑर्गेनिक आप ले सकते हो, मार्केट में भी है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही शुद्ध हो, मगर कुछ तो बेटर होगा अगर वो ऑर्गेनिक के नाम पे बेच रहा है तो। तो धीरे धीरे जागरूकता तो लानी पड़ेगी ऑफ कोर्स। एंड जिनको पता है अपनी हेल्थ के बारे में, उन्हें ख्याल रखना है, जी। तो दे आर इन फॉर डूइंग एफर्ट्स। ठीक। तो सर आप अवेयरनेस की बात कर रहे थे ना कि, जी, जी। तो अवेयरनेस तो है लोगों में, मगर बहुत कम है आज के टाइम पे। मतलब बेसिकली जब हमने वर्मी कंपोस्ट प्लांट अपना स्टार्ट करा था, तो हमने इनिशिएट करा था कि वो सब्जी उगाएंगे जो नॉर्मली उग ही नहीं सकती है बिना केमिकल के। ओके। तो हमने उगाई गोभी, फूल गोभी, जिसमें सबसे ज़्यादा स्प्रे होता है ना, क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा कीड़े लगते हैं। फूल गोभी में। हाँ, जी, वो या येलो हो जाएगी या वो फेड हो जाएगी या उस पर बहुत अंदर कीड़े मिलेंगे। जी, 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 ठीक है, तो हमने वो लगा दिया था आधे एकड़ में। जी। एंड उसकी थोड़ी सी तो क्रॉप साइकिल भी थोड़ा लेट आई जैसे वो, क्योंकि यूरिया डीएपी जिस मिट्टी को डाला जा रहा है वो उसमें एकदम से छोड़ दिया जाए, थोड़ा कम डाला जाए, तो इतनी जल्दी नहीं आता। उसमें हमने सिर्फ वर्मी कंपोस्ट डाला, जीवामृत, वर्मी वॉश और नीम का स्प्रे जो मैं आपको बता रहा था। जी। और उसमें लिटरली 2 कीड़े भी नहीं मिले किसी भी गोभी में। उसकी शक्ल बहुत ख़राब थी। वो कोई गोभी तो आपको ऐसे प्रॉपर हॉट पिंक कलर की, बेबी पिंक कलर की, येलो कलर की, वो चमकती हुई जो मंडी में मिल रही है वाइट वाइट, यस। जो चीज़ अच्छी दिख रही है ज़रूरी नहीं है वो अंदर से भी अच्छी हो। जी। अब आप इसका एग्जांपल हॉलीवुड से देख लो, एक्टर से देख लो, बाहर से कितनी उन्होंने सर्जरीज करा रखी यस, है, यस, यस। क्या कुछ करा रखा है आपको भी पता है। अंदर से क्या उनकी लाइफ रियलिटी। है, यस। क्या इम्यून सिस्टम है, बॉडी उनकी बहुत बढ़िया दिख रही है। क्या वो कर सकती है अपने, कोई बीमारी आ गई तो रेजिस्ट कर सकती है बॉडी उसको? बिल्कुल। आप खुद से रिलेट करके देखो ना। जी, तो ज़रूरी नहीं है कोई बाहर से चीज़ अच्छी दिख रही है तो वो अंदर से भी आपको हेल्दी ही, जी। आप हेल्दी समझ के खा रहे हो, वो न्यूट्रिएंट ही देगी, ऐसा नहीं है। वो और ख़राब भी कर सकती है, आपको कैंसर भी दे सकती है। जी। तो धीरे धीरे अवेयरनेस तो लानी पड़ेगी, लोगों को खुद से डिमांड करना पड़ेगा कि भाई हमें शुद्ध 100%। खाना चाहिए। जी। तो वो जो गोभी थे ना, वो मैं लेके गया पूसा मेला में। एक एग्जीबिशन होता है काफ़ी बड़ा दिल्ली में, जी। तो किसान मेला था वो बेसिकली। तो उसमें किसान भी आ रहे थे एंड होम गार्डनर्स जो होते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, वो सब लोग आ रहे थे, उनको थी जागरूकता। तो किसान ज़रूरी है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करे उसे मार्केट तो करना पड़ेगा। 100%। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इतनी बड़ी मार्केट अभी नहीं है कि डायरेक्ट वो जाए और बेच के आ जाए। जी। उसे खुद एफर्ट्स करने पड़ेगा कि हमारी चीज़ जो हम लोगों को अच्छा बनाने के लिए, उनकी सेहत सुधारने के लिए उगा रहे हैं, उसके लिए दाम हमें अच्छा मिलना चाहिए। यस। खुद किसानों को भी और
जितने भी लोग हैं जो किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, उन्हें रियलाइजेशन पॉइंट तो सबको होता ही है सर। 100%। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े बीमार हो रहे हैं, खुद की हेल्थ डाउनग्रेड हो रही है बेड टाइम सबसे, ठीक है। तो खुद से डिमांड जब तक नहीं करोगे कि हमें शुद्ध चीज़ चाहिए, सेहत सुधारनी है अपनी, यस, तो नहीं मिलेगी। क्योंकि देखा नॉलेज जाए देना चाहेंगे। क्योंकि जैसे देखा जाए कि जब ऐसे फर्टिलाइज़र वाले जो हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, कुछ भी अपने बॉडी में जा रही है और उसके वजह से ऐसी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ जैसे कैंसर टाइप बीमारियाँ हो रही हैं, तो वहाँ लाखों करोड़ों रुपए हमारे अ, राख हो जाते हैं। बिल्कुल। तो थोड़े अगर आज के टाइम में भी अगर हम अवेयरनेस लें और हम ये अपने आप से वादा करें कि हम ऑर्गेनिक के बारे में पहले तो अवेयरनेस लेके आए कि ऑर्गेनिक चीज़ दिखती कैसी होती कैसे है, अपने बच्चों को ऐसी जगह पे लेके जाएं जहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, बिल्कुल। कि वो वेजिटेबल बेचा कैसा दिखता है, इसमें ये केमिकल डला हुआ है, ये विदाउट केमिकल है। तो जब वो बच्चे के अंदर या हमारे अंदर अवेयरनेस आएगी तो हम जाके मार्केट में सही चीज़ चूज़ कर पाएंगे और सही चीज़ खा पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बच्चों की आपने बात करी तो एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ ना कुछ तो बढ़ाना चाहिए ना, हमें विद टाइम नॉलेज डालनी चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि मैं आया फार्मिंग में, हाँ जी। जीरो बैकग्राउंड नॉलेज थी मेरे को खुद नहीं पता था कि बिल्कुल। इतना डिस्ट्रॉयड है अंदर से फार्मिंग का, केमिकल्स जो हम खा रहे हैं। जी। तो अब जो शक्ल की बात करी ना अपनी, कैसी दिखती है ऑर्गेनिक वेजिटेबल, तो ब्रोकली मैं एक बार लेके गया था पूसा मेला में, वो इतनी बड़ी ब्रोकली थी। लोग हमारे वर्मी कंपोस्ट पे स्टॉल पे इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि हम वर्मी कंपोस्ट बेच रहे हैं, वो ब्रोकली इतनी बड़ी देख के आ रहे थे लोग। और जो कि ऑर्गेनिक तरीके से बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। और अब जैसे गोभी की बात रही, तो वो वाइट नहीं थी जो मंडी में आपको रेडियो पे शॉप्स पे मिलती है, चमकती भी ऐसे दमकती, वो यस। येलो सी कलर की, पिंक से कलर की, एक आधा उस पर दाग धब्बा है ना अगर, यस। तो जरूरी नहीं है कि कीड़े ने काट लिया हमें उसे लेना नहीं, ये हम्म। कैसा सा है। हम्म। उस चीज़ को ऐसे देखो ना कि अगर कीड़ा उसे चूज कर रहा है जो हमसे ज़्यादा सेंसिबल है, शायद उसे पता है उसे क्या खाना है, उसे ये नहीं है कि इस पे स्प्रे डाल दो ताकि Yes. अच्छा दिखे, यस। तो वो शायद ज़्यादा फ्रेश हो। जितना आप फ्रेश लोगे ना कि आज ही कट के आया है, कल ही कट के आया है खेत से, वो उतना ही केमिकल से ज़्यादा फ्रेश निकल के आया है, सोचो। क्योंकि केमिकल्स 100%। डाले जाते हैं काटने से पहले भी कुछ टाइम, ताकि वो ज़्यादा टाइम तक शेल्फ लाइफ बढ़ जाए उनकी। 100%। और जिसको बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली आपने, जिस चीज़ को कीड़े तक नहीं खा रहे और उसके पास भी नहीं जा रहे बिल्कुल। और उसको आप खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, और बड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव, एक बड़ा अच्छा आपने छोटी सी बात में बड़ी बात बोल दी कि जिस चीज़ को एक जीव भी खा सकता है, कीड़ा भी खा सकता है, वही तो खाने वाली चीज़ है। बिल्कुल सर। बहुत बहुत गहरी बात है। तो सर आप देखिए, नो डाउट हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, है ना? बट अब बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बैठे हैं तो क्यों ना आपके थ्रू हमारी ऑडियंस तक एक अवेयरनेस पहुंचाई जाए और उनको बताया जाए कि इसकी शुरुआत कैसे हो सकती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत कैसे हो सकती है, हमारे फ्यूचर को बचाने की शुरुआत कैसे हो सकती है। सर ज़रूरी नहीं है सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही शुरुआत करें, जी। आप धीरे धीरे जाओगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो बेसिकली ऑर्गेनिक अप्रूव होता है ना, वो 2 से 3 साल का प्रोसीजर होता है। जी। तो किसान को धीरे धीरे विद टाइम केमिकल का 1 कट्टा कम करो, वर्मी कंपोस्ट के 3 कट्टे डालो, 5 कट्टे डालो, वैसे 1 से 2 टन होता है जो वो होता है हाँ जी। सजेशन। बट जितना भी किसान चाहे, जितनी भी शुरुआत वो तेज़ी से करना चाहे वो कर सकता है। एंड प्लस वर्मी कंपोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वर्मी कंपोस्ट में सिर्फ एनपीके नहीं, ओहो। सिर्फ केमिकल जिंक मैग्नीशियम आयरन वगैरह नहीं, इसमें बेसिकली बेनिफिशियल माइक्रोब्स होता है, जी। और प्लस थोड़े से अर्थवॉर्म्स भी इसमें जाते हैं, जो अर्थवॉर्म्स आज सॉइल में ख़त्म हो चुके हैं ना, यूरिया डीएपी डाल डाल के। बेसिक सी बात है, आप जिस इंसेक्ट पे आप नमक भी डाल दो वो मर जाएगा, तो 100%। केमिकल डालोगे तो कैसे ही हो जाएगा। 100%। तो इसमें बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं। जी। एक जो शुद्ध मिट्टी होती है ना, एक ऑर्गेनिक मिट्टी होती है, जी। एक हाथ में आप उसे उठाओगे ना, तो पूरे वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है, जितने लोग ब्रह्मांड में है ना, जी। उससे ज़्यादा जीवाणु माइक्रोब्स एक हाथ की मिट्टी में होता है। ये है आप, और ये देख लो आप, इंडिया की मिट्टी के जितनी इंडिया की पॉपुलेशन जितनी है उतने भी नहीं होंगे शायद, मे भी हो गए, मे भी नहीं होंगे। 100%।
तो ये बेनिफिशियल माइक्रोब्स को बेसिकली बूस्ट करता है। प्लस जो इसमें अर्थफॉर्म्स जाते हैं ना छोटे छोटे, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ती है जी धीरे धीरे वर्मी कंपोस्ट से नेचुरली, और जो अर्थफॉर्म जाते हैं वो जो जा चुके हैं ना मिट्टी से केचुए अंदर 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 जी, 100 फुट अंदर, जी तो वापस से प्रमोट करता है कि वो ऊपर आए, टॉप सॉइल के अंदर आए। जी। तो सर बिल्कुल आपने अर्थवॉर्म्स की बात की, तो हमें बचपन से सिखाया गया है कि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो किसान के दोस्त होते हैं, क्योंकि मे बी वो आपकी जो सॉइल है उसको उपजाऊ बनाने में, उसको हेल्थी करने में बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। जैसे जैसे वर्मी कंपोस्ट डाल के, गोबर डाल के, गाय की जैविक तरीके यूज करके, नेचुरल यूज करके, वापस से अर्थवॉर्म्स जब आ जाएगा ना मिट्टी में, तो फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड माना जाता है इसे। बिल्कुल क्यों माना जाता है? बिल्कुल आपको ज़रूरत ही नहीं है केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने की, और यूरिया, डीएपी, फसल उगाने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी को शुद्ध बनाओ। जब 100%। अर्थवॉर्म्स आएगा ना, तो वो वापस से बेसिकली टनल्स बनाते हैं सॉइल के अंदर, बहुत सारी टनल्स। 100। तो वो क्या करते हैं, एक तो मिट्टी को लूजन कर देता है, तो जो एरिएशन है, हवा को जो पास होती है, ऑक्सीजन भी ज़्यादा जाएगी, नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली ज़्यादा जाएगी। मिट्टी में जो अलग से आप नाइट्रोजन जी, जी, डाल रहे हो, मिट्टी जी, में जी, जी। केमिकल्स डाल रहे हो, तो ये सब चीज़ें, और उससे वो भी बढ़ती है सॉइल की रिटेंशन पावर जो होती है ना, वाटर रिटेंशन, जो पानी खड़ा हो जाता है जी खेतों जी में। जी अब जी बाढ़ तो आपको पता ही है ना, क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है, बहुत। तो इन सब चीज़ों से वाटर रिटेंशन बढ़ती है, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें, माइक्रोब्स बढ़ते हैं सॉइल में, जो अपने आप ही प्लांट्स की रूट्स पे अटैच होकर प्लांट्स को न्यूट्रिशन देते हैं। ओके। तो किसान को फसल नहीं बचानी, जी, किसान को मिट्टी बचानी है। क्योंकि अगर हम मिट्टी को हेल्दी कर पाए तो फसल तो अपने आप हेल्दी हो जाएगी। फसल भी हेल्दी होगी और ऑटोमेटिकली हम भी हेल्दी हो गए धीरे धीरे। जी जी। तो सर आपसे मैं इतनी देर से एक लाइन, एक वर्ड सुन रहा हूँ, वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट, हाँ यस। जी। तो नो डाउट आपसे मेरी बिहाइंड द कैमरा बात हुई थी, तो आपने मुझे थोड़ा एक्सप्लेन किया था। मैं चाहूँगा हमारी ऑडियंस को भी इसके बारे में कुछ बताएं कि एग्जैक्टली ये चीज़ क्या होती है, किस चीज़ से बनती है। तो बेसिकली जो भी हमारा फार्म का रेजिड्यू होता है ना, जी जो भी क्रॉप हमने उगाई, जी उसके पत्ते हो गए, कुछ सब्जियां या फल कुछ खराब हो गए, अच्छे नहीं आए, जी। उसको हम वर्मी कंपोस्ट के जो बेड्स बनते हैं बेसिकली, हम्म। तो काउ डंग होता है, गाय का जी गोबर, जी गौमूत्र उसमें होता है, जी तो उसके प्रॉपर बेड्स बनाए जाते हैं। जी। ऐसे ऑलमोस्ट 1 एकड़ में 150 बेड बन जाते हैं, 30 ओके। फीट के, राइट। तो कोई ढेर नहीं बनाना है, बेड्स बनाओ तरीके से, उसे इरिगेट करना पड़ता है फिर डेली, क्योंकि वॉर्म्स उसमें रिलीज करते हैं, ओके। तो उससे वॉर्म्स का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है, ताकि वो जल्दी हमें वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद बोलते बना हैं के वर्मी दें। जी कंपोस्ट को। तो ये 3 महीने की साइकिल होती है, जी एंड साल में 3 से 4 साइकिल आप आराम से ले सकते हो, जी। राइट। तो अगर कोई भी किसान स्टार्ट भी करना चाहे तो वो कर सकता है खुद के अपने खेत के लिए जी। इजीली। हम्म। तो खुद अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं खरीदना चाहता, या शुरुआत करो अपने कट्टे डालने से, अगर आपको रिजल्ट लगता है कि रिजल्ट तो अच्छा है वर्मी कंपोस्ट का, कि साल 1-2 साल में मेरे कट्टे कम ही हो रहे हैं यूरिया डीएपी के, क्योंकि मिट्टी उपजाऊ हो रही है ना, 100%। तो वर्मी कंपोस्ट खुद के खेत पे भी किसान लगा सकता है, जी खुद भी डाल सकता है, आस पड़ोस के खेतों में भी उसको स्टार्ट। स्टार्ट करवा सकता है, ताकि, जी क्योंकि सर पूरी साइकिल बनानी पड़ेगी ना, जी। आप अकेले ऑर्गेनिक नहीं कर सकते। 100। अब साथ वाले खेतों से अगर केमिकल्स आते रहेंगे तो कब तक। 100% सर। जी तो मतलब आपका कहना है कि जो फैसला है ये सबको एक साथ मिलकर लेना पड़ेगा, बिल्कुल ताकि वो रिजल्ट हम अचीव कर पाएं जो आप, जिसकी आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल। धीरे धीरे जागरूकता जैसे बढ़ेगी ना सर, अपने आप ही एक बंदा, 2 बंदा जी जैसे जागरूकता फैलाएंगे, जैसे मैं आपके साथ, आपने मुझे बुलाया, मैं पॉडकास्ट में आया, तो ऑब्वियसली यूथ के आने से ही चीज़ें चेंज होगी धीरे धीरे विद टाइम। 100%। जी सर अभी एक रिसेंट कुछ मुद्दे चल रहे हैं इंडिया में, और उसमें देखा गया कि जैसे जापान ने हमारे मैंगो लेने से मना कर दिया, जी चाइना ने हमारी लाल मिर्च लेने से मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि इसमें इतने केमिकल हैं जो हमें कैंसर जैसी बीमारियों तक आराम से पहुंचा सकते हैं। जी और मुझे लगता है कि आपकी बातों से मेरे माइंड में ये चीज़ इसलिए आई क्योंकि मेरे ख्याल से हाई टाइम है कि जब हम हमेशा
ऐसा देखा गया है हर देश में कि जो बहुत अच्छा, जो कहते हैं ना कि देसी भाषा में जो अच्छा माल होता है ना, वही बाहर हम एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि हम एक अच्छी क्वालिटी हम बाहर पहुंचा पाए, क्योंकि एक्सेप्ट ही वही किया जाता है। बिल्कुल। तो अगर हम बाहर भी आज के टाइम में एक ऐसा प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं जिसमें इतने ज्यादा केमिकल है, इतनी ज्यादा चीजें हैं जिससे जो रिजेक्ट हो रहे हैं हमारे, बिल्कुल। तो सोचिए हम डेफिनेटली क्या खा रहेंगे। तो आपकी बिल्कुल सही बात है कि हमें खुद को नहीं, बट कि हमारे पड़ोसी को भी हमें ही जगाना होगा। बिल्कुल। और अब सर देखिए, आपने एक सोल्यूशन भी दिया, हमें सब कुछ दिया, बट मुझे आप बताइए कि आप इसे एक एज ए कैरियर भी लेके चल रहे हैं, तो आप क्या करते हैं एग्जैक्टली इसमें, और कैसे हेल्प करते हैं लोगों की? राइट। तो हम वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं। जी। सिर्फ वर्मी कंपोस्ट नहीं, वर्मी कंपोस्ट को बेसिकली जो बेड्स बनते हैं ना, उसमें शेड चाहिए होता है थोड़ा, क्योंकि धूप से भागते हैं वॉर्म्स, हाँ जी। इसीलिए मिट्टी के नीचे रहते हैं obviously। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसे ढंग से शेड दे के, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर से, तुम्हारे क्रॉप्स के रेजिड्यू हो गए, उससे पेराली से, जी। बनाना के जो पत्ते होते हैं बड़े बड़े, उनसे, तो ऐसे शेड मल्चिंग करके उस पर प्रॉपर उसे इरिगेट करा जाता है, और विद इन 3 मंथ्स एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है हमारी। जी। एंड उसे फिर हम आसपास के किसानों को, कश्मीर में एप्पल्स के ऑर्चर्ड्स है, असम में टी गार्डन्स है, पॉली हाउसेस है, मतलब नर्सरीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मतलब डिमांड बेसिकली कंप्लीट नहीं हो पा रही आज के डेट। ओके। सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज्यादा है इस चीज। एग्जैक्टली। ओके, तो मतलब आपके कहने के अकॉर्डिंग कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज को लेके अवेयर हैं और इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। जी। और जो आपने वो जापान वाली बात करी, चाइना वाली बात करी, जी। हम ये तो बोलते कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो बाकी के देश क्यों बैन कर रहे हैं? 100%। हमें अपनी हेल्थ की परवाह नहीं है, बाकी के देशों को है। यस। क्यों है चाइना जापान में एड्स पैन लोगों को इतना ज़्यादा? 100% सर, ये सोचने वाली बात है, और ये सोचने वाली बात नहीं है, ये मेरे ख्याल से वो समय है, वो घंटी है जिसको सुनने के बाद आपको अपना माइंडसेट और हम लोगों को अपनी थॉट्स बदलने पड़ेंगे और अवेयर होना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी बिल्कुल। इसके खिलाफ। और तो सर यहाँ से मेरे जहन में 2 सवाल आ रहे हैं जी। आपसे पूछने से, कि हमें प्रॉब्लम का पता लग गया, हमें सोल्यूशन का पता लग गया, हमें पता लग गया कि हमें अब जागने की ज़रूरत तो है। बिल्कुल। तो आपका क्या कॉल है, अगर आप अपनी फील्ड, अपना वर्क छोड़ के दोबारा फार्मिंग की तरफ आए हैं, तो कुछ विज़न देखा होगा आपने, बिल्कुल। तो वो विज़न प्लीज़ शेयर कीजिए कि क्या विज़न था? तो सर अब हम वर्मी कंपोस्ट से ऊपर हट के हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग तो स्टार्ट कर दी है। जी। अब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ऑर्चर्ड्स लगा के उसे हम सब्सक्रिप्शन बेसिस पे ले जाने वाले हैं। ओके। कि जिन घरों को चाहिए कि हमें फ्रेश फ्रूट्स ऑर्गेनिकली, नेचुरली, केमिकल फ्री चीज़ें मिले खाने को शुद्ध, जी। तो उन तक हम पहुंचाएंगे वीकली बेसिस पे, ट्वाइस डिलीवरी। जी। तो उस तरीके कॉन्सेप्ट पे, प्लस पर्माकल्चर, जो परमानेंट एग्रीकल्चर बेसिकली जी। जी। एक वो होता है। तो पर्माकल्चर के साथ साथ एक किसान क्या कर सकता है ना, अगर एक ऐसी चीज़ जो जनरली खेतों में नहीं दिखती है, जी। कि एक ही जगह पे मिक्स्ड क्रॉपिंग हो रखी है। अब आज के टाइम पे किसान मोनो क्रॉपिंग करता है मेजरली इंडिया में, ओके। राइट, कि एक ही फसल खेत में उग रही है सिर्फ, ओके। और हर साल रिपीटेडली वही गेहूँ धान मेजरली है ये। जी। अदरवाइज वेजिटेबल्स भी सेम लोग उगाते हैं जिससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल। जो सूट कर रही है वही उगाते हैं। तो पर्माकल्चर फार्म में बेसिकली सब कुछ एक ही अम्ब्रेला के अंडर मिलेगा, और एक क्रॉप दूसरे को न्यूट्रिशन दे रही है, दूसरी क्रॉप की बनाना के पेड़ की शेड से, पपीते के पेड़ की शेड से, अमरूद की शेड से नीचे हल्दी उगाई जा रही है। हल्दी का वैल्यू एडिशन करके हल्दी पाउडर ग्राइंड करा जा रहा है, जी। और उसे ऑनलाइन मार्केट में जिन्हें हेल्दी चाहिए उधर सप्लाई करा जा रहा है। जी। तो इस तरह से किसान को वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं, वैल्यू एडिशन जब तक नहीं करोगे तब तक ज़्यादा मुनाफा नहीं आएगा, ज़्यादा दुनिया तक नहीं पहुंच पाओगे। जी। वैल्यू एडिशन से प्लस ये होता है कि आपकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आपने हेल्दी का हेल्दी पाउडर बना दिया, आपने गुआवा से, जो गुआवा विनेगर होती है, जी। शुगर केन विनेगर होती है, फ्रूट्स
कि आपने सुना है बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। यस वेजिटेबल्स, अब ड्राइड वेजिटेबल्स कितनी चल रही है, जी आम पापड़, अचार, कितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं आज के टाइम पे किसान स्टार्ट, और धीरे धीरे सबको वैल्यू एडिशन की तरफ जाना ही पड़ेगा। जी कब तक मंडी में सस्ते रेटों पे बेचते रहेंगे? जब सस्ता रेट आया तब सोचो ना, यस फिर से रेट आया तब सोचो ना, अब स्टार्ट तो करो। 100% तो इस तरीके से वैल्यू एडिशन करके, पर्माकल्चर करके, और एक कॉन्सेप्ट नया नया इंडिया में आया है, बाहर के देशों में तो काफ़ी टाइम से है, जी दे प्लक देयर फ्रूट देमसेल्व्स। हम्म 1 किलो 2 किलो फ्रूट्स खुद से प्लग करने के लिए वो पैसे देते हैं फार्म पे जाके। ओके तो एक ऑर्गेनिक फार्म पे जहाँ पे स्ट्रॉबेरी फॉर एग्जांपल या एवोकाडो कोई भी फ्रूट लगा हुआ है, जी वहाँ पे खुद एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है सर, नेचर से अटैच होता है, कोई कोई फ्रेश वहीं से प्लग करके खा रहा है। जी तो उसके लिए एक वो मतलब बेसिकली होम गार्डनर्स जो होते हैं ना, जो गार्डनर्स होते हैं, गार्डनिंग से अटैच्ड होते हैं, जी वो माना जाता है कि वो सबसे हैप्पी बीइंग्स होते हैं, क्योंकि उन्हें हर दिन एक नई चीज़ को उगते हुए कितनी वो बड़ी, उसको देखने की उत्सुकता होती है। 100% राइट, तो एक तुम्हारा है कि कल उठूंगा कितनी ग्रोथ हो जाएगी, ये यस सब चीज़ें तो धीरे धीरे ये एग्रो टूरिज्म चल जाएगी। फिर ये जो प्लकिंग वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक फ्रेश नेचर के बीच में रहने का, वेकेशन मनाने का, फेस्टिवल्स मनाने का कितना एक यूनिक कॉन्सेप्ट होगा। 100% आपके जैसे मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग एयरबीएनबीज तो खोले जा रहे हैं दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई में, बिल्कुल मगर ये एग्रो टूरिज्म जो रूट से अटैच करता है ना, जो मिट्टी से बच्चों को भगाते हैं कि मिट्टी में मत खेलो, यस यस कपड़े गंदे हो जाएंगे, ये सब मत करो। आजकल सिटीज में बहुत देखा जाता है कि अपने बच्चों को इन चीज़ों से बताया। बिल्कुल सही पॉइंट बताया आपने। बिल्कुल। तो एक बार ये भी तो सोचो ना कि जिस चीज़ से तुम्हें खाने को मिल रहा है, उसी चीज़ से हम अपने बच्चों को दूर भगा रहे हैं, तो वो कैसे कैसे आएंगे वो फार्मिंग में, क्यों आएंगे वो फार्मिंग में? 100% तो जब तक हमें उस चीज़ का एहसास नहीं होगा तो यंगर जनरेशन भी नहीं वरी करेगी उस चीज़ के लिए कभी भी। 100% तो ये एजुकेशन सिस्टम में भी, स्कूल्स वगैरह में भी इस टाइप की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए कि नेचर से अटैच। अब जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में ट्रीज तो हर कोई लगवा देता है, एनजीओ, स्कूल्स, जी जी बट सिखाएगा कौन? सिर्फ पौधा उठा के तुमने पौधा लगा दिया, क्या वो पौधे उग भी रहे हैं? क्या फ़ायदा है? यस नर्सरी उसके बाद वालों में को ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल और सिर्फ दिखाने दिखाने के लिए लोग कर रहे हैं, मगर यस दिल से करना और दिल से जोड़ना बच्चों को एक अलग चीज़ बनाता है फ्यूचर के लिए। 100% सर, ये बड़ी अच्छी एक पॉइंट आपने बोला, क्योंकि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे सबसे कॉमन चीज़ है कि हर एक स्कूल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक चीज़ करती है कि हर वो प्लांट लगाते हुए की फ़ोटो डालती है। जी बट बिल्कुल सही कहा आपने, क्या वो फ़ोटो डालती है कि ये प्लांट हमने तब लगाया था और आज ये इतना बड़ा हो चुका है, बिल्कुल और इसकी केयर वो बच्चा कर रहा था जिसने यहाँ पर ये लगाया था। बिल्कुल सर। वो कर भी नहीं सकता सर, क्योंकि उसको अवेयरनेस ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि करना क्या है। राइट। बहुत अच्छी बात बोली सर आपने, क्योंकि जागने की जरूरत है। सिर्फ प्लांट पौधे लगाने से नहीं होगा, अपने फ्यूचर को बचाना है तो उनको बताना पड़ेगा कि बेटा इसकी देखभाल कैसे की जाए, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से और सही तरीके से। जी। तो मतलब मैं तो इनफैक्ट रिक्वेस्ट करूँगा कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से, एमएनसी से, कि सिर्फ एनवायरनमेंट डे पे ट्रीज मत लगाओ, पैसे वेस्ट मत करो, क्योंकि वो ट्रीज बचते भी नहीं है। लोग केयर उस दिन के बाद नहीं करते हैं, जब तक जुड़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। ट्रेनिंग्स दो ना, कैसे केमिकल फार्मिंग को कम कर सकते हैं, कैसे शुद्ध खाना खा सकते हैं। फ्रूट के ट्रीज तुम्हारे बैकयार्ड में, तुम्हारे प्लांट्स में, पॉट्स में, बालकनीज में लगे होंगे, उसको तोड़ के फ्रेश खाने में क्या मजा है? उसकी क्या केयर है? 100% लोगों को ये भी नहीं पता कि खरबूजे पेड़ पे उगते हैं या नीचे जमीन पे उगते हैं। 100% सर। आपको पता था? मेरे को, मैं क्योंकि विलेज से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम जहाँ रहते थे तो वहाँ यमुना रिवर थी पास में, तब ये चीज़ मैंने देखी थी लाइव। तो पर इसलिए पता था क्योंकि मैं एक गाँव से जुड़ा हुआ था। बट सही कह रहे हो आपकी, बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में शायद बहुत ज़रूरी है सर। और इनफैक्ट सिटीज़ में भी, इफ़ यू आर वेल एजुकेटेड इनफ, यू नीड टू हैव बी अटैच टू द रूट्स समहाउ। अब जो लोग कितने सालों से गाँव में नहीं गए, क्यों आती है वो सेटिस्फैक्शन वापस गाँव में जाके?
तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ की शुरुआत हो, जी। आज नहीं तो कल। सोचो इस बारे में कि क्या कर सकते हैं हम, कैसे सिखा सकते हैं बच्चों को, यंग जनरेशन्स को। जी। एल्डर्स को तो देखो एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम शौक हो जाता है 100%। कि करे वापस से कुछ हेल्दी खाए, यस। मगर जब तक लोग डिमांड नहीं करेंगे तो कैसे वो आप लोगों को मिलेगी और कैसे हेल्थ वापस से रीजनरेट करेगी हमारे सॉइल के साथ साथ। 100%। तो इस चीज़ पे हमें काफ़ी ध्यान देने वाली ज़रूरत है। इट्स पीक टाइम नाउ कि इस चीज़ पे वापस ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की तरफ जाए हम। तो सर देखिए, सॉल्यूशन आपने बताया कि क्या सॉल्यूशन है। आपने बताया कि अपने बच्चों को, हमें खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, अवेयरनेस लानी पड़ेगी। बट अब क्वेश्चन आता है कि अवेयरनेस लाने के लिए वो जाए कहाँ? और अगर एक फार्मर अपने अपने अंदर ये बदलाव लाना चाहता है या अपनी फार्मिंग में इस बदलाव को लेके आना चाहता है, तो उसमें आप कैसे हेल्प कर सकते हो? बिल्कुल सर, सिर्फ फार्मर नहीं, इनफैक्ट एक होम गार्डनिंग का जो एंथुजियास्ट है, जिसको शौक है पौधों का, फलों का, वो भी स्टार्ट कर सकता है। किसान तो बिल्कुल अगर इस चीज़ को इनिशिएट करे कि आस पड़ोस में मैं भी चेंज ला सकता हूँ, मैं भी शुरुआत कर सकता हूँ। क्योंकि किसानों की ना आदत होती है कि जो पड़ोस वाला खेत कर रहा है वो प्रॉफिट कमा लिया, अब मैं भी करूँगा। यस। तो तुम बनो ना चेंज, तुम लाओ ना प्रॉफिट, तुम इंस्पायर करो ना आसपास के पड़ोस वाले खेत को कि जैविक ही है कल। यस। तो क्या कर सकता है किसान खुद के लिए, खुद मोर ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए? एग्रो टूरिज्म वगैरह सारी चीज़ें मैंने बताई। अब मैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि कैसे रहता है, क्या सिस्टम रहता है। अगर जैसे हमारा क्या रहता है, हमारे पास में ही एक डेयरी फार्म है। ओके। डेयरी फार्म भी है प्लस गौशाला भी है। ओके। तो वहाँ से हमारा मेन जो रॉ मटेरियल, मतलब ये आपका खुद का गौशाला है और डेयरी फार्म है या आप कनेक्टेड नहीं, उनसे? हम कनेक्टेड है उनसे। ओके। राइट। तो बेसिकली हमारा बॉन्ड है उनसे कि उनकी जो भी काउ डंग वगैरह इकट्ठा होता है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो हम पे ही आता है करके। ओके। राइट। अगर किसी की खुद की गौशाला है या खुद के पशु है, गाय है, भैंस है, जनरली गांव में बहुत सारे लोगों के पास होती है, हर यस। किसान के यस। पास। तो उस चीज़ का बहुत बढ़िया है क्योंकि आपके रॉ मटेरियल का कुछ भी कॉस्ट ही नहीं है। 100%। तो आपकी कॉस्टिंग ही कम होगी तो प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा साथ साथ को। तो अब काफ़ी सारे डेयरी फार्म्स और गौशाला जितनी भी है, क्योंकि गौशाला में जनरली मिल्क नहीं देती कॉज, राइट, इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट है। जी। तो उससे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की फ्रॉम गोबर इटसेल्फ। तो इस चीज़ पे काफ़ी वर्क करा जा सकता है कि आधे एकड़ से शुरुआत करी जा सकती है, 1 एकड़ से शुरुआत करी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप अपने खेत के लिए उसे यूज़ करना चाह रहे हो कि आस पड़ोस के खेतों में जैविक खाद डले उसके लिए यूज़ करना चाह रहे हो, या आप कॉमर्शियली दूर दूर भी करना चाहते हो उस चीज़ को, ट्रेड की गाड़ी भर भर के हमारा माल जा रहा है हर 3 महीने, हर 2 महीने में हो। तो इसमें 1 एकड़ से अगर आपको शुरुआत करनी है तो अराउंड, इन्वेस्टमेंट की तो छोड़ो, इन्वेस्टमेंट तो हो जाएगी किसी भी तरीके से, मगर इसमें जो प्रॉफिट है ना सर, उसका कोई एंड नहीं है। अगर आप 1 साल में इस बिजनेस में टिक गए और आपको मार्केट का पता चल गया ना जी। तो 35 से 50 लाख, 50 लाख्स तक आप आराम से कमा सकते हो पर ईयर। एग्जैक्टली, पर ईयर। तो इसमें बेसिकली 3 प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। एक तो हो गया वर्मी कंपोस्ट, जैविक केचुआ खाद जो होती है, ठीक है। उसकी आपको मैंने बताई थी, पॉली हाउसेस, नर्सरीज वगैरह में काफ़ी सारी जगहों पे इसका डिमांड रहता है। जी। और ये डिमांड आने वाले सालों में बढ़ेगा ही। आपको पता है वॉर की सिचुएशन चल रही है, ये यूरिया वगैरह के कितने रेट्स गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट्स पे अभी तक दे रही है, मगर कब तक देगी ना, 100%। फ्यूल के भी तो बढ़ ही रहे हैं ना कॉस्ट। तो जैसे ही 50-100 रुपये भी बढ़ता है ना अगर सब्सिडी का रेट, तो ये एकदम से हाइक मारेगा वर्मी कंपोस्ट का रेट। तो शुरुआत करी जा सकती है। और सर अवेयरनेस भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके, ऑर्गेनिक फ्रूट्स या फूड को लेके बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जहाँ ऑर्गेनिक की बात आएगी वहाँ इस चीज़ की डिमांड तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली बढ़नी है। बिल्कुल। बट इसमें अगर अगर मान लीजिए मुझे करना है, ये स्टार्ट करना है, तो इसमें आप कैसे हेल्प कर सकते हैं मेरी? इसमें सर अब डिपेंड करता है। अगर तो आप होम गार्डनर हो जी। तो हम नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं एक, कि हम वर्मी किट होम टू होम डिलीवर करेंगे।
ओके कि बेसिकली उसमें काउडंग पाउडर होगा, वॉर्म्स हो गए, थोड़ा सा काउडंग होगा रॉ, जी और वर्मी कंपोस्ट होगा, ओके राइट। तो उसके साथ हम एक बढ़िया बिन देंगे आपको, जी एंड उसमें आप अपना खुद का ही वर्मी कंपोस्ट घर बैठे ही बना सकते बना हो। सकता है हाँ, राइट, फॉर योर गार्डन। ओके और विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपके वॉर्म्स भी रिप्रोड्यूस करके कई गुना हो जाते हैं, 2-3 गुना नहीं, 3 मंथ्स में ही काफ़ी सारे वॉर्म्स आपके बढ़ जाते हैं। ओके तो आप आगे यूज़ भी कर सकते हो, एंड इफ़ यू वांट टू सेल इट तो आप सेल भी कर सकते हो ओके आसपास के होम गार्डनर्स को, राइट। जी तो इस तरीके से शुरुआत करी जा सकती है कि आपको वर्मी कंपोस्ट की फिर कॉस्टिंग ही नहीं रहेगी कुछ, जी कि तो आपका खुद ही वर्मी कंपोस्ट बन रहा है। प्लस इसमें जो मेजर पॉइंट है ना, आपका जो किचन वेस्ट है, जो मैंने बोला ना फार्म का जो वेस्ट बचता है, पत्ते यस बचते यस हैं, यस यस जो आपका किचन वेस्ट है वो आप खुद से ही यूटिलाइज कर रहे हो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। ओके जो जो चीज़ हम यूजली फेंक देते हैं हाँ जी, कूड़ा समझ हाँ जी, बिल्कुल। उसका यूज़ करके मतलब इसके बारे में थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन देंगे हाँ जी, कैसे बिल्कुल। तो बेसिकली कोई भी आपके फ्रूट के पील्स है या वेजिटेबल का लेफ्ट ओवर है, जी जी तो उसको आप वापस से वर्मी कंपोस्ट जो वॉर्म्स का बिन है हमारा, उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो डेली बेसिस पे। ओके हाँ, तो आप अपनी वेस्ट मैनेजमेंट भी खुद से ही कर रहे हो। शहरों में जो बाहर ढेर लगे हुए हैं ना कबाड़ के कूड़े यस के, यस उसमें कितना सारा वेट वेस्ट है, जो 100% खुद से आप वर्मी कंपोस्ट में वो कर सकते हो कन्वर्ट। तो एक ये बहुत ही बड़ा बहुत ही गैप बड़ा है यस जो फुलफिल करा जा सकता है इस अवेयरनेस की initiative से। बहुत रिक्वायरमेंट है इस जी। सेक्टर में क्योंकि जी, यहाँ पर जो चीज़ आपने मुझे बताई उसमें ये चीज़ मुझे डायरेक्टली फील हो रही है कि लोगों को अगर इस चीज़ के बारे में पता हो जी, तो वो करें और नो डाउट जो आप किट प्रोवाइड कर रहे हैं जी, उसके थ्रू हम अपने बच्चों को भी एजुकेट कर सकते हैं बिल्कुल सर। और उनको समझा सकते हैं कि देखो बेटा ये एक ऑर्गेनिक तरीका है फलों को हेल्थी वे में उगाने का और हेल्दी चीज़ें खाने का बिल्कुल सर। अगर जस्ट इन केस मुझे शुरू करना है और मुझे किसी एक्सपर्ट की ऑलरेडी ऑब्वियस एक रिक्वायरमेंट रहेगी जी, इनिशियल लेवल में समझने की बिल्कुल। तो आप कैसे वर्क करते हो और आपका जो पूरा सेगमेंट है वो कैसा है तो सर हमने खुद पर्सनली गाइडेंस भी दी है, एंड काफ़ी सारी पैन इंडिया में साइट्स भी लगवाई है वर्मी कंपोस्ट प्लांट की, ओके राइट। तो इस चीज़ के लिए हम आपको फ्री गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। जी एंड इसका क्या है, बेसिकली आइसिनिया फिटिडिया करके ऑस्ट्रेलियन वॉर्म्स होती है, नॉर्मल मिट्टी में जो वॉर्म्स रहते हैं वो नहीं होते, तो ओके इनकी केयर और मैनेजमेंट थोड़ी सी इजी होती है। ओके इट्स लाइक आपको पानी कैसे देना है, इरिगेट कैसे करना है बेड्स को, बेड्स कैसे बनने हैं, बेड्स में किस टाइप का गार्डन डालना है, कितना पुराना कितना नया, जी उसमें स्मेल तो नहीं आपके वॉर्म्स, क्योंकि इसमें वॉर्म्स मरने का खतरा बहुत रहता है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि यू हैव द राइट गाइडेंस, ताकि वो हेल्दी रह पाए हाँ, हेल्दी रहे पे। वॉर्म्स सारे मर जाते हैं आपका, जो आपने जितना भी आपने लगाया 10 लाख 15 लाख 5 लाख वॉर्म्स के लिए, वो सब खत्म हो सकता है अगर सही इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंच रही हो तो। ओके तो इस तरीके से हम आपकी साइट्स लगवा सकते हैं, आपको प्रॉफिट समझा सकते हैं, साइकिल समझा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम खुद से प्रोवाइड करते हैं, जस्ट हैव टू कॉन्टैक्ट अस। तो सर आपने बात की प्रॉफिट की हाँ जी, तो मेरे ख्याल से बहुत से दर्शक जो हमें देख रहे होंगे वो इस चीज़ से थोड़ा सा अटैच हो जाते हैं कि जब जहाँ प्रॉफिट की बात आती है जी, तो मान लीजिए अगर एज ए बिजनेस मैं इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहता हूँ तो कितनी प्रॉफिट की मैं उम्मीद कर सकता हूँ कितने एकड़ ज़मीन के अकॉर्डिंग या फिर लैंड पैच कितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग जी। तो आप इसे आधे एकड़ से भी स्टार्ट कर सकते हो, जी 1 एकड़ से भी सजेस्ट कर सकते हो। जी। हम ये सजेस्ट करते हैं अगर आपने कॉमर्शियल लेवल पे बेचना है तो 1 एकड़ से स्टार्ट करो, मिनिमम 1 एकड़ मिनिमम 1 एकड़ से। हाफ एकड़ से भी कर सकते हो, बट अगर वही बात है ना, प्रॉफिट जल्दी आपकी जेब में आएगा। अच्छा प्रॉफिट चाहिए यस 1 एकड़ से करोगे तो बड़े ट्रक्स जा सकेंगे, ज़्यादा कम कॉस्टिंग पड़ेगी क्योंकि पहुंच का रेट कम होगा, वो सब चीज़ें अटैच हो जाती हैं, जी। एंड ज़्यादा क्वांटिटी पे आप ज़्यादा डिमांड डिलीवर कर पाते हो, नहीं तो आपके पास ऑर्डर आ जाएगा बड़ा, डिलीवर कर नहीं पाओगे। जी तो 1 एकड़ से एक सही शुरुआत है करने के लिए। एंड अगर आपने साइट्स लगवानी है आगे, नहीं तो आप 1 एकड़ से अगले साल एक्सपैंड भी कर सकते हो। ओके 1 एकड़ से 2 एकड़, आपको बिजनेस समझ आ गया, मार्केट आपके हाथ में आ गई, अब आपको और कमाना है तो नेक्स्ट ईयर यू कैन डबल इट। अगर 35 से 50 लाख इजीली आप 1 साल में कमा रहे हो, खाद बेच के, वॉर्म्स बेच के, अपना उसके ऊपर जो वेजिटेबल्स आप अपने ऑर्गेनिक फार्म में लगाओगे वो बेच के, तो वर्मी वॉश के बारे में बात करूंगा, वो भी बहुत एक ज़रूरी एस्पेक्ट है।
तो ये सब चीज़ें आप एक्सपैंड कर सकते हो नेक्स्ट ईयर। ओके। 2 एकड़ 3 एकड़ जितना आपके डिमांड आ रही है हाथ में, यू कैन एक्सपैंड योर बिजनेस। इसमें एक अप्रोक्स नंबर की बात कर लेते हैं, जी क्योंकि नंबर से ज़्यादा इजीली हम समझ पाएंगे कि जी प्रॉफिट एक्चुअल में कितना है। जी अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 एकड़ का हम सेटअप आपसे लगवा रहे हैं, जी और तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितनी अप्रोक्स लगेगी उसमें, जी और क्या प्रॉफिट की मैं उम्मीद कर सकता हूँ उस जगह से? जी। तो इन्वेस्टमेंट इसमें रहती है वॉर्म्स की मेजरली, प्लस रॉ मटेरियल जो आपका रनिंग कैपिटल होता है कि हर 3 महीने में नया काउ डंग आ रहा है, जी। वो आपके अपनी इन्वेस्टमेंट रनिंग कैपिटल आपको जो चाहिए थोड़ा बहुत। जी। बट मेजर इन्वेस्टमेंट इसमें सिर्फ वॉर्म्स है, जी। और वो सही ट्रेनिंग है, नहीं तो आपकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि वॉर्म्स ओके। का रिस्क बहुत होता है मरने का, जी। गर्मी में, सर्दी में और बारिशों में। मतलब एक ये परफेक्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना एग्जैक्टली यस। प्रोवाइड करना पड़ता है, और उनकी डेली केयर हर दूसरे तीसरे दिन उसकी केयर करनी पड़ती है। तो ये गर्मी सर्दी और बारिशें जो है ना, इसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है आपको अपने वॉर्म्स का। जी। तो आपने बाकी नंबर्स की बात करी थी, तो मैं वो जी। भी बता देता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट इसमें मेजर है वॉर्म्स का। तो वॉर्म्स का पर केजी रेट होता है, वो 100 रुपीज़ का भी है और 400-500 रुपीज़ का भी है। ओके। इट ऑल डिपेंड्स कि वॉर्म्स की क्वांटिटी 1 kg वॉर्म्स में कितने हैं, क्योंकि वॉर्म्स को क्या है, गोबर के बिना वो जिंदा रह नहीं सकते। जी। तो कैसे कैलकुलेट करोगे ना वॉर्म्स को? कोई आपको 100 रुपए के दे रहा है, 50 रुपए 80 रुपए के दे रहा है वॉर्म्स, और एक मुट्ठी में 4-5 वॉर्म्स है, तो कैसे आप कब कैलकुलेट कर पाएंगे? आपको 3 महीने की साइकिल में अगर 6 महीने लग जाएंगे, जी। तो कैसे काम चलेगा ना आपका? 100%। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वॉर्म की क्वांटिटी। तो हम ऐसे वॉर्म्स देते हैं पूरे गुच्छे में, उसमें गोबर कम और वॉर्म ज़्यादा रहते हैं। जी। तो उस तरीके से हमारे प्राइसेस है, ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास 1 एकड़ का रहता है, जी। विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीस फॉर गाइडेंस। हम पूरा सपोर्ट करते हैं, इनफैक्ट हम बायबैक भी करते हैं। अगर कोई स्टार्टिंग के 6 महीने 1 साल 1.5 साल ओके। ढंग से मार्केट अपनी नहीं बना पा रहे हैं, तो हम उसे हेल्प करते हैं मार्केटिंग के लिए, क्योंकि इसमें मेजर जो कमी आ जाती है ना किसानों की मार्केटिंग और लोगों की, वो मार्केटिंग की रह जाती है। 100%। वो आसपास के खेत में तो बेच लगे, बट अगर माल दूर जाना है तो वो नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारे पास, हम काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, हमारे पास मार्केट ऑलरेडी हाथ में है, बनी हुई है। इनफैक्ट हमारे पास होता है कि ऑर्डर ज़्यादा बड़े आ जाते हैं और इतना सप्लाई नहीं कर पाते इतनी सारी साइट्स लगाने के बाद भी, 100%। क्योंकि हर जगह वर्मी कंपोस्ट जाना है। यस। तो इट्स बेटर कि हर जगह पे तुम्हारी अपनी साइट्स हो। जी। तो किसान या कोई भी बिजनेस करना चाहता हो, तो वो उसको हम बायबैक का भी वो देते हैं अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप, जैसे आपने बताया कि 10 लाख की एक इन्वेस्टमेंट अगर हम लेके चलें, जी। तो क्या प्रॉफिट है जो वो अर्न कर सकता है, अगर हम सही ढंग से उस चीज़ को कर पा रहे हैं और सही तरीके से कर पा रहे हैं, जैसे आप गाइड करें वैसे? प्रॉफिट सर स्टार्टिंग में मान लो आप 35 से 50 लाख के आसपास हो जाता है, कि स्टार्टिंग में अगर आपको 35-40 हो जाएगा, अगर आप ढंग से तरीके से कर रहे हो, तो मे बी आपके वॉर्म्स 6 महीने में काफ़ी बढ़ जाते हैं। यस। आप ये भी डिपेंड करता है आप साइट कब लगा रहे हो। मॉनसून जो होता है, रेनी सीजन, उसमें वॉर्म्स रीजनरेट बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके। तो वॉर्म्स मेट करते हैं और वो एक के कई गुना हो जाते हैं, यस। 8x 10x, डिपेंड्स कि आप कितनी केयर कर रहे हो उनकी। यस यस यस। तो आप हर साल काफ़ी सारी साइट्स लगवा सकते हो। जी। तो मॉनसून उस चीज़ के लिए बेस्ट रहता है, मॉनसून और थोड़ी सी विंटर्स, हो। ये टाइम बेस्ट रहता है साइट लगाने के लिए या साइट लगवाने के लिए, ओके। क्योंकि वॉर्म्स के साथ साथ वॉर्म्स के एग भी आते हैं। तो ओके। अगर आपको वॉर्म्स कम दिख रहे हैं, तो उसमें एक एग से 3 to 4 वॉर्म्स आ जाते हैं। ओके। तो आप कैलकुलेशन सोचो कि अगर आपने 1 किलो में आपके 2000 वॉर्म्स है, तो कितना ज़्यादा वो हो ज़्यादा जाएगा, हो जाएगा। राइट? तो मतलब ये आंकड़े 50 लाख को भी क्रॉस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। आप ये सोचो ना कि पहले साल अगर आप 50 में नहीं कर रहे, 40 कर रहे हो, क्योंकि पहले साल में आपको Yes. चीज़ें सीखने को भी तो सीखने को मिलेगी ना। मिलेगी, yes. एंड अगले साल आप साइट नई भी लगवाओ, अपने बढ़ा लो ना एकर्स, Yes. अपनी अपनी वर्मी कंपोस्ट की कैपेसिटी बढ़ा लो ना। साइट्स तो अपने आप आ जाती है सर कि हमको भी 100%, चाहिए, हमको भी पैसे कमाने हैं, हम क्यों ना कमाएं पैसे। बिल्कुल। तो ये चीज़ें तो है कि आप खुद से एक्सपैंड करो और लोगों का नए बिजनेस भी क्रिएट करो, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर। डिमांड फुलफिल हो ही नहीं पा रही है मार्केट में। यस। और यूरिया वगैरह का तो आपको मैंने जैसे कि बताया कि कैसे धीरे धीरे लोगों को लग रहा है कि कट्टे बढ़ाने पड़ रहे हैं, फिर भी कुछ सुधर नहीं रही है सॉइल। यस यस। तो इस चीज़ पे तो बिल्कुल वर्कआउट करा जा सकता है। इनफैक्ट वर्मी कंपोस्ट को छोड़ के भी किसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अगर गाइडेंस चाहिए, तो वी प्रोवाइड दैट गाइडेंस,
इनफैक्ट हम वर्कशॉप्स करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो 10-15 लोग हम इकट्ठे करके अपने फील्ड पे बुलाते हैं, जो कि गनौर सोनीपत में है। जी। तो उधर हम सारी पूरा प्रोसेस डिटेल में बताते हैं कि कैसे क्या हो क्या सकता सकता है। राइट। तो अगर किसी को वो वर्कशॉप अटेंड करनी है तो ही कैन कॉन्टैक्ट अस। ओके। तो सर हम एक काम करते हैं कि जी। हम अपने पॉडकास्ट के थ्रू लोगों तक ये तो पहुंचा पाए कि कितना ज़रूरी है ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनी लाइफ में लेके आना, और कितना ज़रूरी है अपने कल को बचाना, अपने फ्यूचर को सेव करना, और कितना ज़रूरी है अपने बच्चों को और खुद को अवेयर करना एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ले जाना, ताकि हमारी जो मिट्टी, जो जिसे कहा जाता था कि जो सोना उगलती है जी बेसिकली, जी जी जी। उसको खराब ना किया जाए। तो इस चीज़ को बचाना हमारा ही फ़र्ज़ है। और यहाँ से सर आपसे हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, और मैं अपनी ऑडियंस से यही कहूँगा कि अगर आप भी इस चीज़ को लेके इंटरेस्टेड है या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, तो आपका नंबर या आपकी टीम का नंबर मैं अपने जी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आपकी टीम से वो कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई साइट पे इनको एज ए विजिट करवाना हो या इस चीज़ को और भी बेहतर तरीके से समझना हो, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर थैंक यू सो मच, काफ़ी थैंक यू कुछ सर। सीखने को मिला आज हमें, और आई होप कि डेफिनेटली हम इस चीज़ को बहुत गहराई से समझें बिल्कुल और कोशिश करें कि हम अपने फ्यूचर को सेव कर पाएँ। और मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग अगर इस पॉडकास्ट को देखा है पूरे तरीके से, आपने समझा है और आपने कुछ सीखा है, तो मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, अपने दोस्तों को और अपने परिवार में उन सदस्यों को ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वो भी इसको लेके अवेयर हो, क्योंकि ये अवेयरनेस हम सब में होना इतनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सब मिलकर इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे तो डेफिनेटली हम अपने फ्यूचर बचा सकते हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य देके जाएंगे। तो सर इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं अपनी ऑडियंस से यही गुजारिश करूंगा कि अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आप इनकी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। रेस्ट आप हमें कमेंट करके भी कोई सवाल अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने अगले पॉडकास्ट में सर को एक बार फिर से बुला के बिल्कुल सर। उन सभी क्वेश्चंस को हम आपके आंसर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, और तब तक के लिए